अगर आप कभी किसी पार्क के पास से गुजरे तो आपने नोट किया है कि कभी वहाँ हर तरह के लोग आए हुए होते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं तो यंगस्टर्स एक्सरसाइजेज़ में, जबकि बूढ़े लोग हल्की फुल्की वॉक करके बैठ जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं, या फिर वो बच्चों का खेलना कूदना देखकर अपनी ज़िंदगी की जो गुजरी हुई यादें होती हैं उनको ताज़ा करते हैं। अगर आप इस सारे सीन को एक शायर की नज़र से देख रहे हो तो व्हाट विल यू थिंक अबाउट दिस? वेल, वी हैव ऑलरेडी गॉट एन एग्जाम्पल बिफोर अस। एक शायर जो ये सब नोट करता है वो इस सारी स्टेट को कुछ इन लफ्ज़ों में बयान करता है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, द स्काई लार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द bush sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the echoing green. ये इतनी खूबसूरत सी पोइट्री को इस एक सीन के ऊपर क्रिएट करने वाले शायर का नाम है विलियम ब्लेक, जो कि एक इंग्लिश पोएट, मुसव्विर और प्रिंट मेकर था। विलियम ब्लेक की बर्थ 1757 में हुई थी और वो 1827 तक ज़िंदा रहा था। विलियम ब्लेक का स्टाइल अपने दौर के दूसरे शायरों से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वो इमेजिनेशन ख़यालात और स्पिरिचुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता था। और ब्लेक को अपनी ज़िंदगी में उतनी शोहरत नहीं मिली, लेकिन बाद में उसे रोमांटिक लिटरेचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट शायर माना गया था। द इकोइंग ग्रीन पोएम एक बहुत पुरसुकून सी पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल पोइट्री ऐसी पोइट्री या राइटिंग को कहते हैं जो गांव या कंट्री साइड की ज़िंदगी और नेचुरल सीनरी को शो करती है। और ये पोएम साइकिल ऑफ लाइफ को नेचर के एक खुशगवार मंजर के ज़रिए दिखाती है। इसकी समरी कुछ ऐसे है कि पोएम की शुरुआत सुबह की घंटी और सूरज के निकलने से होती है, जब बच्चे एक सरसब्ज़ मैदान में खेलने के लिए जमा हुए होते हैं। परिंदे वहाँ पर चहचहा रहे हैं, पूरा एक माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रिएट हुआ है। अच्छा, फिर उसके पास ही कुछ बुज़ुर्ग लोग दरख्तों के नीचे बैठकर बच्चों को देखते हैं या देख रहे हैं और अपनी जवानी को या बचपन के टाइम को याद करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन शाम की तरफ जाता है, बच्चों की खेलने की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है एंड इवेंचुअली वो थक हार के घरों की तरफ लौट जाते हैं, और जो वहाँ पर बैठे बुज़ुर्ग लोग उनको नोटिस कर रहे होते हैं वो भी उठ के अपने अपने घरों को चल देते हैं। और पोएम यहाँ पे इस बात को हाईलाइट करती है कि ज़िंदगी एक दौर की तरह चलती रहती है, एक साइकिल है जिसमें बचपन की खुशी और ताकत और बुढ़ापे की सोच या यादें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन स्टिल इस सारे प्रोसेस में खुशी का असर रहता है और वो नेचर में फिर भी कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। और हम जिंदगी के सारे फेजेस को नेचर की किसी न किसी चीज़ के थ्रू चेरिश करते रहते हैं। अच्छा, वी ऑल नो कि पोइट्री कंटेन्स अ लॉट ऑफ थीम्स। पोइट्री में थीम्स लाजमी होती हैं और ये वो मरकज़ी ख़यालात, पैगामात या ज़िंदगी के वो सबक होते हैं जिन्हें शायर अपनी नज़म के ज़रिए बयान करता है। थीम सिर्फ ये नहीं बताती कि नज़म किस मौजू या टॉपिक पर है, बल्कि वो ये बताती है कि शायर उस टॉपिक के बारे में क्या मैसेज या क्या नज़रिया पेश कर रहा है। अब इस पोइम की भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जिनमें सबसे पहले आती है इनोसेंस एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड। ये थीम बचपन की मासूमियत, खुशी और बेपरवाही को बयान करती है। इसमें दिखाया जाता है कि बच्चे ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं और वो दुनिया को साफ दिल और हैरानी की नज़र से देखते हैं। फिर आती है ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर। ये थीम फितरत की खूबसूरती, सुकून और बैलेंस के बारे में बताती है। इसमें दिखाया जाता है कि कुदरत इंसान को खुशी, तसल्ली और रूहानी सुकून देती है और उसे फितरत के करीब रहने की अहमियत का एहसास भी दिलाती है। फिर आती है इस पोइम की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम विच इज़ पैसेज ऑफ टाइम।
ये थीम वक्त के गुज़रने और उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात को बयान करती है। इस थीम के थ्रू ये दिखाया गया है कि गुज़रते हुए वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं और उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, हालात व वाक़यात भी बदल जाते हैं, और इसीलिए हमें हर लम्हे की कदर करते रहना चाहिए जो साथ साथ गुज़र रहा हो। Now happiness and pleasant memories is another beautiful theme of this poem, जो कि खुशी भरे लम्हों और ख़ूबसूरत यादों की अहमियत के बारे में हमें बताती है। फिर आता है इस पोएम की फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर। ये एक पेस्टोरल पोएम है जो कुदरत के सुकून भरे खूबसूरत से एनवायरनमेंट को शो करती है। पोएम को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो दिन के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेजेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। विलियम ब्लेक ने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है और एक म्यूज़िकल रिदम इस्तेमाल किया है उसने अपनी पोएम में, जिससे पोएम को पढ़ने वाले को ये पोएम एक सॉन्ग के जैसे लगती है। और जो ये टर्म है द इकोइंग ग्रीन, इसकी जो रेपिटेशन पोएम में यूज़ हुई है, लाइक बार बार ये टर्म यूज़ होती रही है, तो ये खुशी, ज़िंदगी के तसलसल और कुदरत के हमेशा कायम रहने वाले हुस्न को कहीं ना कहीं एम्फसाइज़ करने के लिए बार बार यूज़ की गई है। सिंबलिज़म का मतलब है जब शायर किसी चीज़ या मंज़र को सिर्फ इसलिए नहीं बताता कि उसकी वो असली शक्ल या फॉर्म दिखाए, बल्कि वो किसी और गहरे थॉट या मैसेज को समझाने के लिए वो उस चीज़ का इस्तेमाल करता है, और इसी तरह से वो चीज़ एक मैसेज या थॉट का सिंबल बन के रह जाती है। अब यहाँ पे इस पोएम में जो ग्रीन लैंड है, यानी प्लेग्राउंड, ग्रीन ग्रास जो है, वो उसको शो करवाया गया है बेसिकली लाइफ की यूथ और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से जो बच्चे हैं वो खेलते कूदते दिखाए गए हैं। पोएम में वो बचपन की एक मासूमियत और एक जो एनर्जेटिक बिहेवियर होता है चाइल्डहुड में, जो एनर्जी होती है, वो उसको सिंबलाइज़ करते हैं। फिर जो ओल्ड पीपल हैं वो यहाँ पे समझदारी या एक्सपीरियंस या फिर जो गुज़रा हुआ टाइम है, गुज़री हुई यादें हैं, उनको सिंबलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह से दिन की शुरुआत होना, सूरज का निकलना, लाइक सनराइज़, पोएम में ज़िंदगी की शुरुआत को सिंबलाइज़ कर रहा है। और जब सनसेट होता है यानी शाम का टाइम आता है, सूरज ढलता है, वो एक एंड ऑफ लाइफ या जर्नी का जो एंड होता है, बुढ़ापा होता है, उसको भी वो सिंबलाइज़ कर रहा है। और कुछ इसी तरह से परिंदों का चहचहाना जो है वो एक नेचर की खूबसूरत हार्मनी जो कुदरत ने क्रिएट की हुई है, एक उसका जो अपना रिदम है, वो उसको सिंबलाइज़ करते हैं। Now moving on to the next point of the poem, which is tone and mood of the poem. पोएम की टोन यानी शायर की फीलिंग्स इन वर्ड्स जो हैं वो खुशगवार, पुरसुकून और गर्मजोशी से भरपूर हैं। शुरू में ये बचपन की खुशियों को सेलिब्रेट करती हैं, जबकि एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते वक्त के गुज़रने और ज़िंदगी के बदलते हुए जो मराहल होते हैं उन पर सोचने की तरफ वो हमें मतवज्जो करती है। और इसी वजह से पोएम का मूड यानी वो एहसास जो पोएम को पढ़कर रीडर के दिल में पैदा होता है, वो खुशी, सुकून और तसल्ली का एहसास पैदा करता है। स्टार्ट में बचपन और कुदरत की खूबसूरती की कदर करने की पोएम पढ़ने वाले को उसकी एक किस्म की तलकीन करता है, और एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते वो अपने रीडर्स को ये एहसास दिलाता है कि कैसे एक गुज़रते हुए वक्त को हमें चेरिश करते रहना चाहिए, क्योंकि वो वक्त हमेशा वापस नहीं आता। पोएम का मेन मैसेज या सेंट्रल आइडिया यही है कि हमारी ज़िंदगी डिफरेंट फेजेस से गुज़रती है। बचपन में मासूमियत होती है, चाइल्डहुड एनर्जेटिक होता है, जबकि बुढ़ापा यादों और गौर व फिक्र करने का वक्त होता है। और कुदरत जो है वो इंसानी ज़िंदगी के सफ़र को रिफ़्लेक्ट करती है जब हम लाइफ की शुरुआत और एंडिंग देखते हैं। और इसी तरह से ये भी सिखाती है कि खुशियाँ वक्त के साथ गुज़र जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहती हैं। तो पोएम को पढ़ के हमें एक बहुत अच्छा लेसन ये मिलता है कि हमें लाइफ की हर स्टेज को एंजॉय करना चाहिए, और इसके साथ जो मेमोरीज़ बनाएं उनको भी साथ साथ अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। Hope you have got the basic understanding of this poem, including its all main points necessary from the point of view of exams. And if you want me to cover something else related to this poem, do let me know in the comment section. Subscribe to this channel to learn the English language and literature in the easiest way possible, and do press the bell icon. Until next time, take care. Bye bye.